बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया, जिसमें बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जबकि हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि जो फैसला आया सजा मेरिट और कानून के मुताबिक है, ये ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई की जानिब से काफ़ी मायूसी का इजहार किया जा रहा है और कह रहे हैं कि आला अदालतों में इसको चैलेंज करेंगे। मायूसी का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इल्म था इस फैसले का, सभी को इल्म था जी। कुछ ज़्यादा ही इल्म था कि ये इतना ज़्यादा एक्यूरेटली ये फैसला जो है इस्लामाबाद के अंदर ऐलान होने से पहले ज़बान ज़द आम था कि हर एक को पता था कि ये फैसला आना है कई दिनों से। अब इसमें ताख़ीर क्यों हुई, दरमियान में उसकी क्या वजूहात थी, वो कभी आने वाले दिनों में जब तारीख़ ज़रा खुल के सामने आएगी तो पता चलेगा। लेकिन यह है कि ये जो है अब इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, वहाँ पे चैलेंज होगा, जो भी मेरिट्स इसके ये। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इद्दत केस जब चल रहा था ना, तो जब ख़त्म हुआ उसका फैसला आ गया, इंतखाबात हुए जो भी, तो जावेद लतीफ़ साहब ने उसके बाद बड़े हमारे ज़बरदस्त रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने कहा कि ये जो इद्दत केस बनाया गया था ये हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश थी ताकि खान साहब मकबूल हो जाए, उनको मकबूलियत दिलाने के लिए ये केस बनाया गया था। अब ये जो केस है आज वाला, इसे कथा नहीं था इसके मेरिट्स डीमेरिट्स, कानूनी पहलू आगे पीछे दाएँ बाएँ। मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों बाद ये बात भी हो रही होगी कि ये केस भी एक साजिश थी और ये खान साहब को मज़ीद मकबूल करने के लिए कि वो करप्ट हैं, और बाकी सारे इतने ईमानदार लोग आज मैं सुबह से उनको देख रहा हूँ माशाल्लाह, वो जो तकारीर कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं तो मैं अशश कर रहा हूँ। मतलब वो जो है वो खान साहब ने तो शायद फेवर वगैरह हुई है, ये मलिक रियाज से थे उनके ताल्लुकात, ये इसमें कोई शक नहीं, मलिक रियाज साहब से ताल्लुकात थे। और मैं मतलब यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कई दफ़ा खान साहब से मैंने बात भी 2-3 दफ़ा इस पर बात भी उनसे हुई है और वो उनके ताल्लुकात थे। लेकिन बाकी शख्सियात उनके साथ बाकायदा बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं ना उनके, तो वो अब ये है कि वो उसमें जो है वो अब सारा इस तरफ आ गया, बाकी नहीं है। या तो ऑल और नन होना चाहिए, सब हो या कोई भी ना हो, लेकिन ये चूँकि अब जाहिर है कि इसमें से एक चीज़, एक उसका हिस्सा निकल के इधर आ गया तो बाकी उधर चला गया सारा। मेरिट्स डीमेरिट्स अब इसकी अदालत में जाएंगे, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब तैयार थे मेंटली इसके लिए, पीटीआई वाले भी तैयार थे, बल्कि वो पिछली दफ़ा भी तैयार थे, तो वो इसको आगे लेके जाएंगे, अदालतों में मामला चलेगा। मैं बात वही दोबारा कह रहा हूँ कि प्रोवाइडेड ये कि सड़कों पे इंतशार ना फैले और इसके नतीजे में हाँ पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ गया। अब वो मुज़ाकरात किस रुख पे जाएंगे, कैसे बात आगे चलेगी और अदालत में कैसे होगा, ये मामला कैसे होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन इंतशार ना फैले, मईशत आप, लेकिन जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें मुतासर होगी उससे। तो ये जो है ये सियासी तौर पे एक थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर गया है मामला। देखते हैं कि इसको कैसे अब आगे और भी मुकदमात आने हैं तो ये अदालतों में तो देखते हैं। लेकिन बहरहाल पता था, ये आज आपको पता था और यहाँ इस्लामाबाद में तो हर एक को ही पता था कि क्या फ़ैसला आना है। अच्छा, अब इसमें जो बाकी बातें, अब ये मुज़ाकराती टीम और शाहिद खान अब्बासी साहब आज उसमें शामिल हुए जो इत्तेहाद है महमूद खान चकजई साहब की दावत पे, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि वहाँ पर अब शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, देखिए शाहिद खान अब्बासी को साहब को एक तो सियासतदान के तौर पे लेना, लेकिन एक वो साबिक़ वज़ीर आज़म भी है, तो एक उनका वो जो एक उनका ओहदा है वो उस हवाले से वो भी आज शामिल हुए हैं उसमें उनके साथ। तो अब एक देखें कि मामलात अब आगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरी दुनिया का जो सिस्टम है ना वो हिल गया है, उसके जो है ना वो बसात उलट गई है पूरी। उसमें यहाँ जो स्टेटस को है ना ये ज़्यादा अरसे बरकरार नहीं रहेगा ये सिस्टम। ये मैं आपको अंदाजे के तौर पे भी बता रहा हूँ और मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेसिस पे भी बता रहा हूँ
कि सिस्टम सारा पलटा जाएगा। इसमें कुछ अरसा लगे, महीना लगे, 2 महीने, ये कंपैटिबल है ही नहीं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए कि जितना एनालिसिस क्या हो रहा है ना लोगों का, जो बैठते हैं वो कहते हैं यार कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, इसमें सिक्योरिटी कैसे चलेगी, इसमें खारजा पॉलिसी कैसे रन करेगी। इस सिस्टम के अंदर ये जो निज़ाम है ना, अरेंजमेंट, इसके साथ हुई मुल्क आगे जाए नहीं। ये 2 मुतज़ाद हैं चीज़ें। एक अरेंजमेंट ये वाला जिसमें पॉलिटिकल टर्मोइल और मिठाइयाँ बट रही हैं अडयाला जेल के बाहर, वो ये हो रहा है, वो मतलब एक जैसे होता है ना कि आप दुनिया कुछ और देख रही है, अच्छा वो उन ख्याल होता है बड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा उसको बिल्कुल उलट जाता है। जो लोगों के ऊपर एक तासुर है ना, जैसे इद्दत केस का गया था, बिल्कुल मुख्तलिफ उसका गया था कि यार ये क्या। तो इसी तरह से आज जो है ना, वो जो बातें उसके बाद होती नहीं है ना, ये सिंपली होता, मैं अगर ये मुझसे मशवरा लेते ना, ज़ाहिर सियासतदान है इम्पॉर्टेंट, मैं तो एक राय दे सकता हूँ, तुमसे कहते बातें ना करते, कहते भाई अदालत का फैसला है। हम तो इन्होंने जो मिठाइयाँ बांटी हैं अडयाला के बाहर, यो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, उसके बाद उसको इतना उसको पोलिटिसाइज कर दिया उस पूरे मुकदमे को कि वो उसका जो मेरिट्स डीमेरिट्स उसके जो लीगल थे वो एक तरफ रह गए और वो पोलिटिसाइज हो गया। अच्छा, जुमले भी वही जो रवायती हमेशा होते हैं। तो वो ये जो है ना, उसके नतीजे में वो फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो उसमें इजाफा होगा। और देखते हैं कि इसको कम करना काम है हुकूमत का, ये अरेंजमेंट में मौजूद लोगों का, कि सब बारी 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 आके एक शख्स को टारगेट करते हैं ना, वो एक शख्स मजबूत होता है। ठीक है ना। तो मतलब ये बहुत सारे, एक कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, एक वजीर, दूसरा, 12, तो इनको देखना चाहिए। अब अच्छा, सजा हो गई, अब क्या करना है भाई, मतलब व्हाट नेक्स्ट। अब क्या करना है, अब कल क्या करना है, मुझे बताएं। सजा हो गई ना इसमें, अब कल क्या करना है कुछ नहीं पता, परसों क्या करना है कुछ नहीं पता। तो मतलब ये है कि ये जो होता है ना, वो होता है ना ये कोई ये टैक्टिकल वो भी नहीं है, ये स्ट्रेटजी से छोड़ दें आप ऐसे, लेकिन इससे हमने निकलना है मुल्क में। तो मैं इसको सिर्फ इससे ज़्यादा मैं इसको बात नहीं करना चाह रहा। अदालतों में जाएंगे, वहाँ पे चैलेंज होगा। ये 4-5 वाक़या जो मैं कह रहा हूँ ना, बसात उलट रही है। एक तो बहुत, अगर आप पूछे ना कि 2-3 अनहोने वाक़यात पेश आए हैं पिछले 4-5 रोज़ में। एक तो अभी जो है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप, अच्छा 20 तारीख पीर का रोज़ है, यानी आज जुमा गुजर गया, तो अब हफ्ता और इतवार 2 रोज़ दरमियान में, और पीर के रोज़ जो है वो उनकी तकरीब हल्फबरदारी है। शी जिनपिंग ने ट्रंप से बात की है, यानी चाइना के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, जिनको दावत दी गई थी ट्रंप ने अपनी इनॉग्रल में आने की, उन्होंने टेलीफोन पे उनकी और ट्रंप की बात हुई है। अच्छा, उसकी डिटेल्स तो भी नहीं आई, लेकिन चाइना की तरफ से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हेन ज़ेओंग, वो जो है वो वहाँ पे तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं या हो जाएंगे। वो शरीक हो रहे हैं नायब सदर चाइना के। अच्छा, अब यानी जो ट्रंप और शी जिनपिंग के ताल्लुकात अब किस रुख पे जाएंगे ये देखना है। अब या तो उन्होंने ये कहा है कि मैं मुबारकबाद दी है, शुक्रिया अदा की और बताया है कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरा नायब सदर आपके पास है। वो गालिबन इस मौके पे यही बात हो सकती है, कोई लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक बात तो नहीं हुई होगी। लेकिन टेलीफोन पे रब्ता होना, उन्होंने दावतनामा भेजा, इन्होंने जवाब में फ़ोन किया, इनकी तरफ से ही फ़ोन किया गालिबन शी जिनपिंग ने कि भाई आपने दावतनामा भेजा था, तो जो है वो मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा हूँ। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले दिनों के अंदर। दूसरे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप हैं, उन्होंने 3-4 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे लोगों की असेसमेंट्स को गलत साबित करके एक नया रुख दे दिया है। पूरा जो चेस बोर्ड था बसात उलट गई है, यह पूरी एक बसात उलट गई है। ये मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ कि अगली जो जियो पॉलिटिक्स है वो कहीं गजा से जन्म लेगी।
एक अंदाज़ा होता है कि गज़ा में इतना खून बहा है, इतनी इंसानी जानें गई हैं कि वहाँ से जो भी एक जियो पॉलिटिक्स होगी दुनिया की, वो वहाँ से ओरिजिनेट होगी। उसको कोई भी मुल्क, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इस वक्त हम गज़ा को नहीं भूल सकते, जो गज़ा में जो कुछ हुआ है। इन्होंने जनाब ऐलान कर दिया, यानी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट कर दी, 2 ट्वीट्स किए उन्होंने। बाइडन साहब ने जो है वो आके एक तकरीर कर दी लंबी चौड़ी। उसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो कतर के वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर ख़ारजा ने प्ले किया था, उन्होंने ऐलान किया। और कल मेरा ख्याल से जो अगर किसी की बदतरीन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हालिया अरसे में देखी है हमने गुज़रे कई सालों में, वो कल जो प्रेस का सामना किया एंथनी ब्लिंकन ने। एंथनी ब्लिंकन स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहला सवाल हुआ, वो एक वहाँ पे साफ़ी थे, उन्होंने कहा कि जी आपको देख के मुझे 2009 की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही। एग्जैक्ट ये जुमले उन्होंने कहा। जी पहला सवाल ये था कि जी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे देख के 2009 की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, कॉन्डोलीज़ा राइस की। जब कॉन्डोलीज़ा राइस यहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी तो उनसे पहला और आखिरी सवाल एक ही हो रहा था और वो मुस्तकिल गज़ा के ऊपर हो रहा था। और आज 2024 में मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी है तो पहला सवाल आपसे मैं गज़ा पे, उसके ऊपर एंथनी ब्लिंकन ज़रा उन्होंने कहा मुझे ख़त्म करने दें, मैं बात पूरी कर लूँ अभी। उन्होंने कहा अच्छा आप फिर, उन्होंने अपनी लंबी कर दी अपनी जो तकरीर थी। उसके बाद ये हुआ कि वो जो दुनिया भर के मीडिया ने देखा कि वो एक जो काफ़ी सीनियर वहाँ पे सहाफ़ी थे सवाल कर रहे थे, उनको बाकायदा उन्होंने उनको उठा के वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर ले जाया गया, उनको घसीटते हुए बाहर लेके जाया गया। और वो जो है वो उसके बाद वो जाते जाते कह रहे थे कि तुम्हें हेग में होना चाहिए, तुम्हें आलमी अदालत जंगी जराइम की अदालत में होना चाहिए। ये वहाँ पे नारे लग रहे थे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जब वो लेके जा रहे थे उस मीडिया। वो तस्वीर वगैरह भी शायद हम थोड़ी देर में दिखा भी दें, वो मीडिया के वो उनके जो गार्ड्स हैं वो लेके जा रहे थे। तो ये इतने बुरे नोट के ऊपर ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। उसके बाद इतलात आ रही है कि शायद बाइडन जो है, प्रेसिडेंट बाइडन, वो अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अमूमन होता है कि वो जो कोर होता है ना, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट का एक अपना स्टेट डिपार्टमेंट के मीडिया कोर है, कोई डिफेंस के लोग, तो उनके साथ एक आखिरी गपशप लगाते हैं लोग। तो इसी तरह से जो वाइट हाउस कवर करने वाले होते हैं उनको बुला लिया जाता है, बाकियों को वो शायद ना करें, क्योंकि उसकी वजह ये कि सवालात ऐसे होंगे जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं होगा। तो ये एक अच्छा, अब ट्रंप ने क्या किया जनाब, एक तो वाकया ये कि शी जिनपिंग और ट्रंप की टेलीफोन कॉल। दूसरा जो सरप्राइज ये हुआ कि ये 3 जब ऐलानात हो गए, यानी 2 ट्वीट्स कर दिए ट्रंप ने, उसके बाद एक तकरीर कर दी बाइडन साहब ने, उसके बाद जो है वो जो कतर के वज़ीर आज़म है उन्होंने प्रेस में ऐलान कर दिया। इधर से नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है, मतलब मेरे साथ क्या हाथ हो गया है। होना तो ये था कि ईरान पे होना था अटैक, और वो मेरा डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि तल अवीव से यरूशलेम एम्बेसी को लेकर आ गया था, जिसने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, जिसने जो है वो ये गोलान की पहाड़ियों पे हक तस्लीम किया इसराइल का, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ गया है तो भेजा भेजा होगी, वो छा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये इसराइल की, जब से 1948 में इसराइल की रियासत वजूद में आई है, इसराइल को पहली शिकस्त फाश हुई है अगर किसी जंग में, तो वो ये है। इसको जंग कह लें, इसको जाहिरियत कह लें, इसको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि मुंह काला होना, जो भी कह दें इसको, ये वो हुआ इसराइल के साथ। इसी इन्होंने कहा कि जो ऐसा है कि वो हम तो नहीं करेंगे, आगे पीछे हम आगे, वो नेतन्याहू ने वो यहाँ से पकड़ा हुआ है उसने, ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू दिया रात को, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कि ये सारा जो हुआ है वो क्रेडिट ले गए थे बाइडन कि जी मई वाला एग्रीमेंट है। इन्होंने कहा कोई रोल नहीं है इसमें बाइडन का, ये सारा का सारा जो है ये मेरी वजह से हुआ है, ये
ट्रंप ने कहा कि ये मेरी वजह से हुआ है सारा का सारा। और उनके जो नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ, ये 1986 से उनके दोस्त हैं, इनका कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है। जो मशरिक़ वस्ता के इनके नुमाइंदा खसूसी हैं, ये जो है ये जब ट्रंप ने स्टार्ट किया ना, अब तो ये खुद भी बहुत बड़े रियल इस्टेट डेवलपर हैं और इनकी अबू धाबी में, कतर में, कई मुल्कों में इनकी बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जब ट्रंप 1986 में से इनकी दोस्ती है, तो उस वक्त ये वकील थे, यानी नुमाइंदा खसूसी वकील थे ट्रंप के। ट्रंप उस वक्त डेवलपर थे इस रियल इस्टेट के, ये उनके वकील थे। फिर उनकी दोस्ती चलते चलते यहाँ पर आई कि ये उन्होंने इनको जो है वो नुमाइंदा खसूसी दिया। ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत नरम धीमे मिजाज में बात करते हैं और बड़ा सख्त मैसेज क्लैरिटी के साथ कन्वे करते हैं आगे। ये इनकी खूबी है। कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इन बिल्कुल सीधा मैसेज। अब इन्होंने नेतन्याहू से जो बात की है, तो नेतन्याहू की तो जो है ना, मतलब कहीं आगे पीछे दाएं, उसको समझ ही नहीं आएगा मेरे से उधर। उन्होंने कहा एक ये होनी है 20 तारीख को ट्रंप का इनॉग्रल, उससे पहले पहले ये जंग बंदी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए। अब जनाब उसके बाद वो 81 और 100 के दरमियान लोग शहीद कर दिए, गजा पे बमबारी की, स्ट्राइक्स की, शहीद हो गए। उसके बाद सेकंड मैसेज आया, भैया हमारी काबीना नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वजीर ख़जाना उधर निकल जाएगा, वो बिन गेवर उधर निकल जाएगा, फलां NSA है, ये दाएं बाएं। व्हाट में ये आपने करना है जंग बंदी का मुआहदा, और जंग बंदी का मुआहदा जो है वो पीर के रोज़ जब 12 बजे ये हो रहा हो सारा सिलसिला, तो उससे पहले पहले ये काम शुरू हो जाना चाहिए। रेगन भी नहीं बनाना आपने कि जिमी कार्टर ने और रेगन ने जो किया था ना, कि वो सारा जिमी कार्टर कर गया था और यर गमाली ईरान ने जो है वो जिस दिन रेगन की इनॉग्रल थी उस दिन छोड़े थे तेहरान से। ऐसा भी नहीं करना। अब जनाब आज जो है वो हंगामी तौर पे सिक्योरिटी का इजलास, सिक्योरिटी काबीना का इजलास हुआ है पहले। कल जो है बड़ा अच्छा, उस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास ने मंजूर कर ली ये सीज फायर एग्रीमेंट। और कल जो है, जो कि बड़ा अनहोनी बात होती है, मुंह करते नहीं है इस मामले में, बड़ा ख़ास तौर पे ये जो नेतन्याहू और इनकी जो इंतहा पसंद राइट विंगर्स हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करते। सब्त का यौम सब्त या उसको शबत कह दें या जो भी कहें, वो तो मुकद्दस दिन है जो जुडाइज़म है उनके नज़दीक। तो ये तौरा में है, तौरा में वो कहते हैं ना कि तौरा के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि खुदा ने 6 दिनों में दुनिया बनाई और फिर 7वें दिन जो है, तो ये उनका जो 7वां दिन है वो इस हवाले से वो अपनी जो तौरा है उसमें ये इस दिन को मुकद्दस जानते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो बादशाह आएगा वो भी, जो कि 3rd टेम्पल को तामीर करेगा, उसका आने का दिन भी जो है वो यौम सब्त होगा। अच्छा एनीवे, तो वो जो है अब कल जो है वो उस दिन उन्होंने बुला लिया अपनी काबीना का इजलास। अब काबीना के इजलास में वो राइट विंगर्स कह रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, गवर्नमेंट गिरती है या कोई क्या होता है, कि इलेक्शन की तरफ जाते हैं, नेतन्याहू जो मर्जी करो, ये जो है ये आपने करना है पीर के रोज़ से पहले पहले। अब जनाब शाम 4 बजे इतवार के रोज़, एग्जैक्ट शाम 4 बजे से ये शुरू हो जाएगा जो यरगमालियों की जो है वो रिहाई शुरू हो जाएगी और उधर से कैदियों की रिहाई शुरू हो जाएगी। अच्छा एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट बिल्कुल वही है कि स्टेज 2 की तैयारियां जो है वो प्रोसीजर्स इसके जो है वो होस्टेजेस अगर हम देखें इसमें अपेंडिक्स 1, तो इसमें पार्टीज मीडिएटर्स, ये वही 27 मई 2024 वाला एग्रीमेंट है, 2 स्टेजेस में होगा। अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वही सेकंड कि फोर्सेस का विड्रॉल। अब ये जो फोर्सेस का विड्रॉल है, अगर हम प्रिजनर्स एक्सचेंज को अगर हम देख लें जी, तो प्रिजनर जो 3rd है इसका, उसमें जो ए है 3rd का ए नहीं, एग्रीमेंट का 3rd का ए, एग्रीमेंट का जो
अच्छा वो शायद तैयार नहीं है इसमें। अच्छा इसमें इस यहाँ से अगर हम देखें तो 33 प्रिजनर्स रिहा होंगे, 110 प्रिजनर्स जिनको लाइफ सेंटेंसेस है उनके बदले। प्रिजनर्स एक्सचेंज को अगर हम देखें, प्रिजनर एक्सचेंज वाला जो पैरा था, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर देंगे तो मैं इसको पढ़ लूँ, तो 33 के बदले 110 रिलीज होंगे। अच्छा उसके बाद 8 तारीख 1000 और होंगे, 1000 और होंगे जो बी सेक्शन है, 1000 और होंगे जो 7 अक्टूबर के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया था। अच्छा और रेशो क्या है, 1 से 3 लाइफ सेंटेंसेस वाला और 1 से 27 दूसरे सेंटेंसेस वाला। अच्छा उसमें जो है वो 2 लोग और रिलीज हो जाएंगे, शलीद प्रिजनर्स भी रिलीज होंगे। 1 और 30 का रेशो है, 1 और 30 का रेशो। ये वो लोग हैं जो 2014 में जो पकड़े गए थे, तो उनके बदले 1 के बदले में 30 कैदी रिहा होंगे। और ये जो हैं ये लिस्टें दोनों तरफ से। अच्छा साथ ही फिर मीडिया में वो जो अभी हम दिखा रहे थे उनकी तस्वीर भी रिलीज़ हो गई हैं और उनके नाम भी साथ आ गए हैं। ये उनकी तस्वीर रिलीज़ हुई हैं और साथ ही उनके नाम भी आ गए हैं। और नाम उनके जो हैं वो ये हैं रोमी गोनिन, ये मुख्तलिफ 27, यानी ये बच्चे हैं इनमें और 50 साल से कम उम्र है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सिपाही जो फ़ौजी ख़वातीन थी वो थी, उनके भी नाम है। और 12 इसमें ख़वातीन और बच्चे हैं और जो मुख्तलिफ इसमें 12 नाम है। अब ये जो है ये रिलीज़ होने शुरू होंगे। अच्छा उसके बाद जो है वो ये अब इसमें वो जो बात मैंने कल की थी कि इसमें उनकी तरफ से फौरी तौर पर यह आया कि आपने ये करना है, आप सिक्योरिटी काबीना का इजलास बुलाएं या काबीना का इजलास ना बुलाएं, या आप जो आपने ये करना है, क्योंकि नेतन्याहू ये करता हमारी काबीना नहीं मानेगी, मैं सिक्योरिटी का इजलास बुलाऊंगा, ये हो गया। इसी दौरान ये हुआ कि चूंकि डिले हो गया और वहां शहादत हो गई, हुतीज ने फिर मिसाइल दाग दिए, हुतीज ने फिर मिसाइल दाग दिए और तल अवीव पे गिरे और आके तल अवीव हिट हुआ और दोबारा वो हिट हुआ और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ किसी किस्म का, ना कोई कंडेमनेशन हुई ना कोई रिस्पॉन्स हुआ। क्योंकि यहाँ से अगर इसको डिले होगा तो हुतीज ने कहा है कि ये जो पूरा एग्रीमेंट है इसके ऊपर पहरा हम देंगे। हुतीज की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि इसको अगर वहाँ से कोई मामला ख़राब हुआ किसी किस्म का तो यहाँ से हम इसके ऊपर पहरा देंगे और हम इसराइल को हिट करेंगे। अच्छा एक तो ये यहाँ पर अब देखिए ना, कुछ भी गेन नहीं हुआ, हमास अपनी जगह मौजूद। मैंने बात की थी ना कि इसमें क्या, ये पहली गालिबन शिकस्त हुई है। एक 48 के अंदर जंग हुई थी, एक 67 में, फिर 73 में, फिर जंगें होती रही हैं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमास अपनी जगह मौजूद है और फाइनलाइज कर रही है। ये मुआहदा हमास और इसराइल के दरमियान हो रहा है, इसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी है ही नहीं, जिसके ऊपर कई मुल्क परेशान भी हैं कि भाई एक मिनट इसमें महमूद अब्बास किधर है। हमास कतर में मौजूद है, हमास अब एक उनका डेलीगेशन इजिप्ट भी पहुंच गया है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कोई 2-2.5 हज़ार ट्रक, 600 ट्रक रोज़ एंटर होंगे ना, तो जैसे ही सीज़फायर होगा तो 600 ट्रक, तो 1500-2000 ट्रक वहाँ पे मौजूद हैं और वो जो हैं वो इमदादी सामान लेके एंटर होने शुरू हो जाएंगे और रफा क्रॉसिंग से ही होंगे और फिलडेल्फी कॉरिडोर भी उनसे भी विड्रॉ होगा इसराइल का। अच्छा साथ ही जो है वो ये कॉरिडोर दरमियान पूरी गजा से भी निकलेगी फौज। पहले ये था कि सेटलमेंट्स होंगी अंदर, जो मैंने कल भी बात की थी कि हाउसिंग सोसाइटी है इसराइल को लेगा, वो भी ख़त्म हो गया मामला। यानी प्रॉपर 2 स्टेट सोल्यूशन। तो वो जो दूसरी सेटलमेंट्स हैं अब वो भी खाली क्या करनी है, जो कि मगरबी किनारे पे, क्योंकि ये जो कैदी रिहा हो रहे हैं ये वो है जो मगरबी किनारे से गिरफ्तार हुए थे, वो कैदी भी रिहा हो रहे हैं, गजा के भी रिहा हो रहे हैं और मगरबी किनारे के भी रिहा हो रहे हैं। और मरवान बरगूती के हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं कि क्या उनको ये सारे जो कैदी छोड़े जाएंगे, क्या उनके साथ वो रिहा होंगे या उनको खामोशी से कहीं पहले ही कहीं भेज दिया गया कुछ लोगों को। तो ये भी एक, इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते कि जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं उनको जब रिहा किया जाएगा तो वो तो सेलिब्रेशंस होंगी और वो तो उसको वो क्या तरीका होगा। तो उनको जिनको तुर्की भेजना है या जिनको कतर भेजना है या जिनको इजिप्ट भेजना है, इजिप्ट में शायद कम भेजा जाएगा, कतर में भी शायद कम भेजा जाए, टर्की में भी शायद कम हो, कुछ और मुल्कों को भी
वो चले जाएं, अपनी शनाख्त वगैरह तब्दील करके, पासपोर्ट्स वगैरह ये वो, क्योंकि मोसाद उनको हिट ना करे फ्यूचर में, तो ये भी एक गारंटी दरमियान में अमेरिकन ने ली है, अमेरिकन ने। और कई मुल्कों की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर मोसाद ही काम करेगी तो फिर हमारी इंटेलिजेंस भी जवाब में फिर ये काम करेगी, जो ग्रे जोन वॉरफेयर है। तो बड़े टेंस माहौल में मुकम्मल तौर पे ये शिकस्त है, ये मुकम्मल सरेंडर है। और मैं इसमें यहाँ पे सिर्फ जो है ये मैं उन्हीं के मीडिया को आज मैं देख रहा था, तो ये जो 12th स्लाइड है इसराइल आयोम की, ओह बीबी, ये नेतन्याहू को बीबी नेतन्याहू कहते हैं ना, ओह बीबी, ओह ट्रंप फ्रॉम टोटल विक्ट्री टू अ सरेंडर। यानी ट्रंप जो है वो टोटल विक्ट्री की तरफ ले जाते ओह बीबी, ओह ट्रंप फ्रॉम टोटल विक्ट्री टू अ सरेंडर, टोटल सरेंडर। अच्छा, अब यहां से सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये जंग खत्म हो गई? ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जाहिरियत अभी ये खत्म होगी। इसके बाद इसमें से और, क्योंकि हाँ हिजबुल्लाह अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, लेबनान में वो 60 दिन की चूंकि सीज फायर का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन वहाँ पहुँचे। फ्रांस का जो बरतानिया का अपनी कॉलोनीज़ के साथ ताल्लुक़ रहा है वो फ्रांस का नहीं रहा। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फ्रांस की बड़ी इज़्ज़त जो लेबनान में लोग रहते हैं वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं, फ्रेंच वहाँ बोली भी बहुत जाती है। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट मैक्रोन पहुँचे हैं और वहाँ पर जो नई क़यादत आई है, यानी वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए जोसेफ एओन, जो कि क्रिश्चियन मेरोनेट क्रिश्चियन वो हो गए हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। साथ ही नवाब सलाम जो कि वज़ीर आज़म, जो कि आलमी अदालत इंसाफ के जो सदर वो इलेक्ट हो गए, उनसे दोनों से मुलाकात हो रही है। नबी बैरी जो कि स्पीकर हैं उनसे मुलाकात हो रही है। तो सबसे मुलाकात हो रही है और हिजबुल्लाह से भी खामोशी से कई मुलाकात फ्रांस राब्ते में रहता है हमेशा, ठीक है, कि ये सीज़ फायर आगे बढ़े। और इसकी तारीख़, और मैंने कल भी बात की थी कि जो वलीद बिन तलाल हैं सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये भारी इन्वेस्टमेंट के साथ तुर्की, सारे मुल्क जो हैं ये लेबनान को बनाने जा रहे हैं। और गज़ा को बनाने के लिए अब दुनिया, अब इंतज़ार है इतवार की शाम 4 बजे का। और इतवार की शाम 4 बजे वो ये नेतन्याहू भाग रहा था, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल इंटरव्यू रात को दिया है, तो इंटरव्यू के बाद वो जो ये उनके नुमाइंदा खसूस उन्होंने पकड़ लिया है, ऐसे गर्दन से पकड़ा हुआ नेतन्याहू को कि इसको करना है, ये इतवार को होगा। क्योंकि पीर को जो 12 बजे वाशिंगटन में तकरीब हलफ बर्दारी है, उससे पहले पहले ही सारा काम होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी जो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, जंग ख़त्म नहीं हो रही है। मैंने बताया ये जंग एक तरह से फ्रीज हो रहा है मामला। हमास मौजूद है, हिजबुल्लाह मौजूद है, हुतीज़ मौजूद हैं, ये सारे अपनी जगह मौजूद हैं। और साथ ही जो कतर है, कतर ने कहा कि गोलान की पहाड़ियाँ छोड़ दो। और कतर किन के साथ है? ये जो दमिश्क में नई हुकूमत आई है, अहमद शरार की जो हुकूमत है, उनको तो कतर से, तो कतर ने साथ ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा इसराइल से कि गोलान की पहाड़ियाँ छोड़ दो। और अहमद शरार ने कहा कि पहाड़ियाँ छोड़ दो, चाहो तो बीच में एक बफर जोन बनाना चाहो तब तो मामला हल नहीं होता, अरब मुल्क आ जाएँ बाकी और फ़लस्तीनी आ जाएँ और जो भी आना है, लेकिन ये पहाड़ियाँ छोड़ दो। अहमद शरार की कभी भी नहीं बनेगी इसराइल के साथ, ये मैं आपको बता दूँ। और यहाँ तक फड्डा बढ़ जाएगा गोलान के ऊपर कि हो सकता है तुर्की और सामने आ जाएं इसराइल किसी वक्त, तुर्की और इसराइल सामने आ जाएं, क्योंकि ये जो सीरिया का मामला और इसमें कतर, तुर्की, अब देखिए मुल्क कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तुर्की कहाँ, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईयू, ये सारे मिलके इन्होंने जो है ये डेमास्कस के अंदर इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही लेबनान के अंदर। और अब ये रिकंस्ट्रक्शन का बड़ा मुश्किल फेज होगा। और देखिए हमास के साथ बहुत से लोग इजी नहीं थे, ख़ास तौर पे क्योंकि मैंने बताया था अखवान का एक बैकग्राउंड है। कई इस्लामी मुल्क हैं जो कि 2 तंजीमों को तो नाम ही नहीं सुनना चाहते ना, एक तो हिज़्ब तहरीर है और एक अखवान है। तो अखवान के साथ चूँकि हमास रिलेटेड रही है एक ज़माने में, तो नज़रियाती तौर पर वो अखवान को नहीं पसंद करते, इसीलिए मोहम्मद मुर्सी आए और गए और जो भी किस्सा हुआ। 2 मुल्क ऐसे हैं जो मोहम्मद मुर्सी के साथ खुल के खड़े थे, तुर्की और कतर, लेकिन बाद में, और उनके बाकी ताल्लुकात भी कशीदा हुए, लेकिन अब सब एक हुए हैं, तो वो मतलब आपस में सबकी तलखियाँ ख़त्म हो गई हैं, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे आप समझेंगे बड़ा शिफ्ट है मशरिक़ वस्ता के अंदर या मगरबी एशिया के अंदर।
दूसरा आज इसी के साथ लिंक एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है और वो ये हुआ है, एक तो शी जिनपिंग और उसका ट्रंप की कॉल को ध्यान में रखें, दूसरा ये ध्यान में रखें कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय होने जा रही है जिसके नतीजे में वैसे ही फारिग हो गया है यूक्रेन, ज़ेलेंस्की थ्रो अंडर द बस। ये नेतन्याहू के बारे में मैं बहुत अरसे से ये कहता था कि एक दिन वो थ्रोन अंडर द बस होगा, थ्रोन अंडर द बस नेतन्याहू, ठीक है, और ज़ेलेंस्की भी थ्रोन अंडर द बस। अब इसमें जो तीसरा आज इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है, ट्रंप और शी जिनपिंग के टेलीफोन कॉल और ये जो प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है, जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह करे कि ये जंग आगे ना बढ़े, अल्लाह करे कि ये ना हो मामला, लेकिन चूंकि अधूरी जंग है ना, वो बदला वो आएंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह और ये जो हुई हैं शायद, आप नहीं रोक सकते, वो भी पी गए हिजबुल्लाह वाले, कहीं ना कहीं आगे जाके ये मामला उठेगा। ये मशरिक़ वस्ता खुद अपनी तारीख लिखता है, इसको कोई पेपर में बैठ के लिख नहीं सकता कि ऐसे होगा मशरिक़ वस्ता के अंदर। ये खुद इवेंट्स यहाँ से जन्म लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मशरिक़ वस्ता अपनी तारीख खुद लिखता है, ये जो खित्ता है पूरा। अब जनाब ये एक तो ईरान के जो सदर हैं मसूद पशेयान, वो आज मॉस्को में हैं और मॉस्को में आज एक, मैंने कहा कि कुछ वाक़यात तारीख़ी होते हैं, वो तारीख़ी वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि उनका रशिया के साथ, एक तो प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है, वो उससे पहले गुमनाम सिपाही की जो वहाँ पे निशानी उस जगह उन्होंने हाज़िरी दी, लेकिन उसके बाद उनका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट उनका ईरान और रशिया के दरमियान हो गया। आज ईरान और रशिया के दरमियान ये वैसे ही है, तकरीबन वैसे ही है जैसे कि इससे पहले चाइना कर चुका है, और वो हम इस प्रोग्राम में कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं कि चाइना की जो पार्टनरशिप्स हैं इस रीजन में, वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं ये, और मुख्तलिफ अंदाज में, यानी कॉम्प्रिहेंसिव हैं और स्ट्रेटेजिक हैं। तो ईरान और सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ और इजिप्ट के साथ और अल्जीरिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबसे हाईएस्ट लेवल पे, और बाकी मुल्कों के साथ भी है, लेकिन वो थोड़ा ज़रा आप समझ लें कि अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने इन मुल्कों के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया, एक दिन वो सऊदी अरेबिया में थे शी जिनपिंग, अगले दिन वो तेहरान में थे, ये 2000 ये जब साइन हुए हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनरशिप जब साइन हुई है। अच्छा, और उसके नतीजे में ये सऊदी अरेबिया और ईरान फिर करीब आ गए। अब जो रशिया है वो अलग है, चाइना को एक तरफ रखे ना, अब है रशिया की भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। एक तो हमें पता है नॉर्थ कोरिया के साथ साइन की हुई है, अभी जो साइन हुई है चंद महीने पहले, जब यहाँ से गए प्रेसिडेंट पुतिन गए, नॉर्थ कोरिया का विजिट किया उन्होंने, ठीक है, और ट्रेन में सफ़र और वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे वो इधर आए, तो एक तो स्ट्रेटेजिक, और यूक्रेन में अमेरिकन कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरियंस, तो एक तो उनके साथ है। एक इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो चाइना के साथ तो है ही ताल्लुकात इनके, वो तो लिखत पढ़त में नहीं भी हो तो वैसे ही बहुत करीब है इस वक्त। मेरे ख्याल के तारीख में कभी इतने करीब आए होंगे रशिया और चाइना, और बड़ी कोशिश हुई थी और बड़ी असेसमेंट्स गलत थी कि रशिया और चाइना की लड़ाई आपस में लड़ पड़ेंगे यूक्रेन जंग के बाद, लेकिन वो नहीं लड़े, आपस में साथ खड़े हैं। लेकिन अच्छा, फिर रशिया के जो है वो बेलारूस के अंदर एक एग्रीमेंट है उनके साथ, वहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह नस्ब हैं, और एक उनका जो है वो रशिया का अपना जो पूरा जो उनका जो कलेक्टिव, वो मुल्क जिनके साथ उनके कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें आर्मीनिया, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एक मुल्क निकल गया उसमें से, आर्मीनिया नाराज़ हो गया पिछले दिनों, और एक मुल्क इसमें से जो है वो, एक मुल्क इसमें से, ये 3 मुल्क पहले निकल चुके हैं, ठीक है ना, आज़रबाईजान और जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान। तो ये मुल्क हैं जो कि उनके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं, जिनके साथ उनके फ़ौजी माहदे हैं। लेकिन आर्मीनिया नाराज़ हो गया था कि जी आपने जंग में, हम आज़रबाईजान की जंग में मदद नहीं की हमारी। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि
ईरान का मुआहदा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा साइन हुआ है। अच्छा, और सिर्फ अगर आप देखें ना, रशियन मीडिया को ही देख लें तो उसमें रशिया का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जी जो 5th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो तास ये कह रहा है कि न्यू ट्रीटी विद ईरान टू प्रमोट कॉपरेशन इन ऑल स्फीयर्स। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा ऑल स्फीयर्स, 5वीं स्लाइड, सारे स्फीयर्स में, उसमें साइबर सिक्योरिटी भी है, उसमें टेक्नोलॉजी भी है, उसमें ये भी है, वो भी है, उसमें सारा कुछ है। डिफेंस के ऊपर प्लस माइनस बातचीत है, क्योंकि और थोड़ी सी इसको मैंने जो इनकी गुफ्तगू सुनी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको रशिया ने टच नहीं किया, क्योंकि रशिया जब ईरान के साथ कर रहा है तो वो उन बातों को नहीं छेड़ रहा जिसके नतीजे में सऊदी अरेबिया या कतर या यूएई या अरब ममालिक के साथ, कौन से मामला जज़ायर के ऊपर है ना तनाज़ा, कुछ जज़ायर पे तनाज़ा है अरब ममालिक का, खलीजी ममालिक का और ईरान का, तो वहाँ रशिया ने उसका जिक्र नहीं किया। और ईरान ने क्रीमिया को मानने की बात नहीं की कि हम क्रीमिया को तस्लीम करेंगे, और वो तो बड़ा मोहतात और बड़ा ज़बरदस्त हुआ। लेकिन आप ज़रा हिस्ट्री में अगर जाएं तो ये आप कहेंगे कि ये कैसी बसात उल्टी है भाई। ये दूसरी जंग अजीम में ब्रिटेन और रशिया इन्होंने मिलकर इन्वेट किया था ईरान को दूसरी जंग अजीम में, क्योंकि ईरान के जो था उस वक्त उनको ख़तरा था कि ये नाजीज़ के साथ ना मिल जाए, और नाजीज़ के साथ मिलकर यहाँ से एक पर्शियन कॉरिडोर खुल जाएगा। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और सर जंग में तो ईरान मुस्तकिल रज़ा शाह पहलवी के वक्त में ही तो अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई था। अब वो जो सर जंग ख़त्म होती है, नई दुनिया मर्ज होती है, तो रशिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया के साथ पार्टनरशिप कर ली तो इसका मतलब है अटैक तो नहीं होने जा रहा अमेरिका का। अमेरिका तो पुतिन के साथ मिलना चाह रहा है, ट्रंप। अब ये एक पूरी बसात। अब आप इस पर ये सिर्फ ये सोचें कि नेटो का फ्यूचर क्या होगा, मशरिक़ वुस्ता के अंदर सूरत हाल क्या बनेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सेंट कॉम के जो जनरल कोरेला हैं वो भी उनके आखिरी दिन गालिबन ज़ाहिर पेंटागन में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो वो भी अपना फाइनल टूर करके यहाँ से वो आखिर में सीरिया गए हैं। सीरिया जाके वो मिले हैं वहाँ पे जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं। वक्फा नहीं, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है मुज़ाकरात के हवाले से कि अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ नहीं हुई तो ये जो मुज़ाकरात है आगे नहीं जारी रख सकते। ये तसादुम बढ़े, कशीदगी बढ़ेगी, इसने कहीं ना कहीं जाके रुकना है इस मामले में। ये पूरा सिस्टम जो है ना, इसको शायद खान अब्बासी साहब का जुमला और वो जो बात करते हैं अचकज़ई साहब के रूल्स हमें बैठ के तय करने होंगे कि मुल्क में आगे कैसे चल रहा है। ये इस तरह तो चल नहीं सकता जितना चल रहा है, तो इसमें से निकलना है। और ये मैं बार बार ही बात कहता हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं ना, तो हमें बड़े अजीब लगते हैं हालात, तो क्या हो रहा है पता नहीं क्या हालात हो गए। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आप यूरोप में जाएं ज़रा, वहाँ पर एक बेचैनी है कि भाई ये क्या, मैक्रोन जा रहा है, दूसरी पार्टी आ रही है, वो हो रहा है। ये पूरी दुनिया में, ये टेक इट एज नॉर्म। आप बहुत 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 से मुल्कों से, एक तो वो है ना जो जंगों की नज़र हो रहे हैं, उनको तो अल्लाह ताला अपना करम करे, उनको छोड़ दें। जो प्रॉपर मुल्क है ना, साउथ कोरिया, आप सोचें क्या रौला पड़ा हुआ है, उसके सदर को पकड़ लिया और नाकाब मार्शाल्लाह। यानी कुछ हमसे पूछ लेता मार्शाल्लाह कैसे लगता है, पाकिस्तानी से हमसे पूछता बताते। यानी वहाँ पार्लियामेंटेरियन दीवारें फलांग रहे हैं, कोई बात है ये? कोई ढंग का काम अगर कर रहे हैं तो ढंग से करो। वो पकड़ा गया। अब मसला ये साउथ कोरिया, महज़ब मुल्क दुनिया का। उसके बाद यूरोप में देखें क्या हो रहा है, उस नेतन्याहू को वो पटका गया। अच्छा, दूसरा जो काम हुआ है, एक 2,500 के करीब इन्होंने जाते जाते लोगों को माफ़ी दे दी है। पहले तो कहते थे बाइडन नहीं दूंगा, लेकिन फिर उन्होंने देना शुरू कर दी बहुत सारी। लेकिन एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा साइन किया जो कि टर्की के, जिससे टर्की को बेनिफिट मिला है बहुत ज़्यादा। और टर्की देखें, टर्की की मजबूत क्या आदतें होती है ना, मैं वही बात कहता हूँ। ये उन्होंने टर्की का क्या स्टैंड कि हम रशिया और अमेरिका दोनों के, नेटो के साथ भी हैं, वो पुतिन के साथ भी है, उर्दगन जो है, और अरब ममालिक के साथ भी है। उधर यूक्रेन पे आप देखें उनका स्टांस क्या था, वो गंदम की डील आगे बढ़े। अब जनाब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आया है ये वाइट हाउस का, जो 20th है, तो वो उसमें यही है कि जी एडिशनल स्टेप्स लेके और सिचुएशन इन सीरिया। लेकिन इसमें वो सीरिया की वजह से कुछ पाबंदियां अमेरिका ने लगाई थी। अब सीरिया की जो कि गवर्नमेंट ही असद है ही नहीं, बशार अल असद, तो वो पाबंदियां जो हटी हैं तो उसका एक बेनिफिट जो है वो टर्की को होगा। अच्छा, जो मैंने बात आपसे की ना कि ये जो सेंटकॉम के जो सरबराह हैं उनका मैं आज ये देख रहा था, अगर हम उनका दिखा सकें सेंटकॉम का,
उनका मैं अलामिया देख रहा था सेंटकॉम का, तो उस अलामिया में सेंटकॉम में उसमें लिखा हुआ है उसमें 17 स्लाइड पे कि उन्होंने सीरिया का विजिट किया है। अच्छा, ये जनरल कुरेला, जाहिर है कि वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो एरिक कुरेला भी चेंज होंगे सेंटकॉम के सरबरा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक तो उन्होंने 8, ये जो आखिरी बात है ना ये इंपॉर्टेंट, इसका लास्ट पैरा में पढ़ रहा था, तो जनरल कुरेला का जो विजिट है सीरिया का वो 8 दिन का विजिट है और 9 लोकेशंस पे वो गए हैं इन 8 दिनों में। कहाँ कहाँ गए? बहरीन, सऊदी अरेबिया, एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमन जिसके ऊपर अटैक हो रहे हैं रेड सी में, हुतीस कर रहे हैं, इजिप्ट, लेबनान, इसराइल सेंटकॉम में नहीं था, इसराइल यूरोप की कमांड, इसराइल जो था वो यूरोपियन कमांड में था। जब ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए तो इनको अमेरिकन ने सेंटकॉम में डाला कि भाईचारा बढ़ेगा आपस में। इराक, जॉर्डन और सीरिया, इन मुल्कों, अब सीरिया में वो जब गए हैं तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से मुलाकात हुई है उनकी। अच्छा, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जाहिर है कि इस वक्त परेशान है कि भाई उधर से तो मतलब हमारा क्या बनेगा। लेकिन टर्की की तरफ से मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि टर्की ये जो लोग हैं, क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल विंग है, आज उनकी तरफ से फिर स्टेटमेंट आई है कि जी हम टर्की के सियासी निज़ाम के अंदर शामिल होने को तैयार हैं, और वो जो अब्दुल्ला ओगलान का मसला है हम वो, अगर इसराइल रुकता है पीछे और अमेरिका रुकता है, अमेरिका देखें ट्रंप, मैं कहता हूँ आगे तो मुझे नहीं पता दुनिया कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती उनके, लेकिन इस वक्त अगर आप किसी अरब मुल्क में जाए, किसी मुसलमान मुल्क में, अरब मुल्कों में जाए, तुर्की में जाए, तो अगर किसी शख्स की बेजा बेजा हो रही है ना तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने इसराइल का यहां से पकड़ के नेतन्याहू से पहली दफा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की भी तो देखिए, इसराइल का माई बाप एक ही तो था दुनिया में, अमेरिका। तो अमेरिका ने जो है वो उसके ऊपर से उसको थपकी देना बंद किया। वो बाइडेन जो ओल्ड प्ले बुक्स, डर्टी गेम्स, इधर भी करो उधर भी करो, लोग मर रहे हैं, और साथ ही जो है वो ईरान जो है उसने अपना अलायंस कर लिया रशिया के साथ। अब इस पूरी नई दुनिया में टर्की जो है वो आप देखें, टर्की ने जो है वो ना वो यूक्रेन के साथ भी रहा, पुतिन के साथ भी रहा, जो इधर कह रहे थे कि लॉस हो गया ईरान का और सीरिया में ईरान और पुतिन का, उधर उनका फ़ायदा हो गया। और विक्टर ऑर्बन ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जैसे ही जंगबंदी होगी ना, यूक्रेन की वॉर ख़त्म होगी, तो रशिया के ऊपर से सारी पाबंदियां अमेरिका भी हटा लेगा, अमेरिका हटाएगा तो साथ ही यूरोप भी हटा लेगा, तो रशिया बैक, पाबंदियां ख़त्म सारी। ये विक्टर ऑर्बन उन लोगों में से है जो शिरकत कर रहे हैं ये हलफबरदारी की तकरीब में। वैसे मज़ेदार लोग ज़्यादा हैं नहीं उसमें, वहाँ पे एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, एक ही विक्टर ऑर्बन आ रहे हैं, और जो है वो जापान से भी इवन उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, इंडिया से वज़ीर ख़ारजा हैं, अरब मुल्क कोई अभी तक कोई हुक्मरान जा नहीं रहे, यूरोप से भी उन्होंने जो है वो इटली की वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ है, हंगरी के, बाकी जगहों से अपोजिशन पार्टियों को बुलाया हुआ है, मतलब जो होता है ना अपोजिशन हुक्मरान कम है अपोजिशन, तो बहरहाल वो जैसे भी ट्रंप ले आ गई। लेकिन चले अभी तो बात ये है कि 2 बड़ी जंगें, एक जंग दफ्तर में आने से, दोनों जंगें ही तकरीबन दफ्तर में आने से पहले बंद करवा दी हैं ट्रंप ने। एक तो ये जाहिरियत, इसको तो जंग नहीं कहते, जाहिरियत, कत्लेआम, इसको बंद कर इसको, और ये 4 बजे इतवार के दिन और उससे पहले अगर वो कुछ करते हैं मजीद जाहिरियत से लोग करते हैं तो उधर होती उधर से सैर बनना शुरू हो जाते हैं, और अमेरिकन गालिबा सोच रहे हैं कि 1 मिनट यार हम मजीद अपना ये जो यहाँ पे हमने डेविड स्लिंग और आयरन डोम और ये सारे किए हुए थे, तो पता नहीं अब क्या। देखिए चेंज आ रहा है ना, पेंटागन भी चेंज आ रहा है, फौज भी देख रही है, ऑस्टिन लॉयड नहीं है भाई, वो नए आ रहे हैं वहाँ पे, पैती हेक्सेते हुए हैं। तो अब मसला ये है कि वो ये इन पूरी तब्दीलियों में दुनिया में नए ब्लॉक्स किस तरह मर्ज होते हैं, पाकिस्तान की पोजीशनिंग क्या होती है, सेंट्रल एशिया, अरब ममालिक किस तरह से आपस में। लेकिन अब देखिए कैसा विन विन हुआ है कि वो ईरान जो है उसको सेफ किया अरब ममालिक ने कि अटैक ना हो, और साथ ही जो है वो रशिया और ईरान की आपस में, और रशिया और अमेरिका की आपस में मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप जब आपस में उनकी मुलाकात होगी तो ईरान, रशिया से पाबंदियां हटेंगी तो ईरान की पोजीशनिंग, साथ ही सऊदी अरेबिया और ये सारे बशार उल असद, ये सारा हो गया, उधर रिकन्स्ट्रक्शन, ये नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पूरी दुनिया नई दुनिया इमर्ज हो रही है। बसात आप तस्वुर कर सकते हैं कि इसराइल जो है
उसको अमेरिका छोड़ देगा आखिर में, और अमेरिका का सदर कहेगा ये साइन करो 2 दिन के अंदर अंदर मुआहिदा, और ये इतवार की शाम 4 बजे तक रिहा होने चाहिए लोग। ओके, मैं काबीना बुला रहा हूँ, उन्होंने कहा अच्छा यौम सब्त आ रहा है, उन्होंने कहा एक तरफ रखो अपने यौम सब्त को, काबीना बुलाओ, जो बुलाओ, हुकूमत गिरती है गिरे। और वो आगे जो लिख रहे हो, ओ बीबी ये तुमने सरेंडर करवा दिया हमसे, तो ये दिन भी आना था। और इससे पता चलता है कि एक मुल्क जो कि पपेट हो किसी सुपर पावर का, वो सुपर पावर जहां हाथ हटाती है उसके ऊपर से वो मुल्क गिर जाता है नीचे, मुल्क नीचे गिर जाता है। ये इसराइल के साथ हुआ है। हमास अपनी जगह मौजूद है जाने, लेकिन असल बात हमास को भी छोड़ दें, असल बात यह है कि फ़लस्तीनी जो बच्चे शहीद हुए हैं और जो 4 तारीख को जब दुनिया अंदर एंटर होगी तो देखें उस वक्त तक क्या सूरत हाल डेवलप होती है। 4 तारीख को इसके लिए शिनबत के लोग भी मौजूद हैं, अभी कायरा में बाकी लोग भी मौजूद हैं, तैयारी हो रही है। शाम 4 बजे मकामी वक्त के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग खुल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।